हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और ग्रीन ओलंपियाड के जो पेपर आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है ये जो सीरीज लेके आए हैं इसमें हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस डाली हैं जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है वाटर से रिलेटेड, और इसके अलावा हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। हमने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लेवल 1 मींस की क्लास 4th एंड 5th के लिए। गॉट इट। तो क्लास 4th एंड 5th के लिए डिस्कस किए थे। आज हम उसके बाकी के जो क्वेश्चन है 26 से लेकर 50 तक उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन हैं और क्या उनका राइट आंसर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हेन, जब वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, मतलब कि जब हम गंदी जो हवा है, पॉल्यूटेड दूषित जो हवा है उसमें सांस लेंगे तो क्या होगा। इट कॉज आई इरिटेशन, बिल्कुल सही है। आपने बच्चों जो है इन विंटर देखा होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां के लोग बताते हैं कि जब वे बाहर सड़कों पर निकलते हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी आईज में इरिटेशन होता है, हल्की हल्की जलन महसूस होती है। सेकंड, उनको जो प्रॉब्लम होती है उनको खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉजेज कफिंग एंड वीजिंग, कॉजेज ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, और जो है सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ये जब एयर पोल्यूशन होता है कहीं पर भी, नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर, इन अदर पार्ट्स ऑल्सो, कहीं पर भी जब आप कहें कि डस्ट को आप जलाते हैं, ठीक है, या आप कहीं पर भी धुआं देखते हैं तो आईज में इरिटेशन होती है, खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लंग्स में इन्फेक्शन तक भी हो सकता है। तो ये सब कोज जो है होते हैं एयर पोल्यूशन से। इसका आंसर होगा डी, ऑल द ऑप्शंस लिस्टेड अबव आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अब सोर्स कौन कौन से हैं, अब हम देखते हैं एयर पोल्यूशन के सोर्स। सबसे बड़ा जो सोर्स है बच्चों वो है फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रीज इमिशंस, या फिर जो है आप गाड़ियां देखते हैं, व्हीकल्स जो है CO2 का इमिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है एयर पोल्यूशन का। ये जो आ गया रोड ट्रांसपोर्ट, ये इसी में आएगा, व्हीकल्स। और यदि आप बर्निंग करते हैं ऑफ वेस्ट, यदि आप वेस्ट को जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, लार्ज स्केल पर एयर पोल्यूशन होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रीदिंग क्लीन एयर। यदि आप क्लीन एयर में सांस लेते हैं, पोल्यूटेड एयर नहीं है, एकदम साफ सुथरी एयर है, तो उसका क्या फायदा होगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा बच्चों कि आप जिस क्लीन एयर में आप सांस लेंगे, ब्रीद करेंगे, तो उससे हमारे लंग्स जो है या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, लंग्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ है इम्प्रूव्स हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज स्टेमिना ऑफ लंग्स, बिल्कुल सही बात है। यदि आप क्लीन एयर में सांस लेते हैं तो इससे क्या है कि आपके जो लंग्स है उनका स्टेमिना इंक्रीज होगा। इम्प्रूव ओवरऑल एम्बिएंट एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा बच्चों, तीनों ही सही है कि जब आप क्लीन एयर में सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो इससे आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होती है, इससे आपके लंग्स का स्टेमिना बिल्ड होता है, बूस्ट करता है, और ओवरऑल जो आप एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, क्या कहता है, आई एम अ प्लेस ऑन द अर्थ दैट हैज द क्लीनेस्ट एयर, हु एम आई। तो सिटी, सिटी तो बिल्कुल गलत हो गया। सिटी के में आप देखते हैं कितने सारे व्हीकल्स रन करते हैं, तो उससे नहीं होगा। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बच्चों लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया है, आपको पता ही है, लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना। लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर सबसे क्लीन एयर होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो लिखा है यहाँ पर आंसर वो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि योर फ्रेंड हैज अस्थमा एंड
often wheezes when playing outdoor. From the following options, choose the most obvious reason for his health condition. अब देखो, ये कहा है कि आपका एक दोस्त है, उसको अस्थमा की दिक्कत है। अस्थमा की दिक्कत किसको होती है बच्चों? जो भी बच्चा या चाइल्ड या स्टूडेंट है, वो यदि पोल्यूटेड एयर में दौड़ता है, उसके आसपास एयर पोल्यूशन रहता है, तो जो है उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है अस्थमा से, पहली चीज। अब एयर पोल्यूशन किस वजह से होगा? कि वो हो सकता है भाई फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं है, व्हीकल से निकला हुआ धुआं है, या फिर कोई आसपास कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, या बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, उसके डस्ट पार्टिकल उसके शरीर में चले गए हैं, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वो बच्चा ऐसा हो सकता है कि दिन भर घर में ही रहता हो और बाहर निकलता ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ तीनों एक्टिविटी दी गई है। एक्सपोजर टू डस्ट, बिल्कुल सही बात। भाई उसको जैसे ही कहीं डस्ट आते हैं, धूल मिट्टी आती है, तो उसको जो है अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन एयर, ये भी सही है। यदि एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो उससे भी उसको दिक्कत हो सकती है। इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू इंडोर एयर पोल्यूशन, ये भी इसका रीजन हो सकता है, ठीक है, कि भाई इंडोर एयर पोल्यूशन जो है भी एक बिग सोर्स होता है। आपने देखा होगा बच्चों, आजकल तो घर के अंदर लोग जो है एयर प्योरीफायर तक लगाते हैं, ठीक है, सो दैट कि घर के अंदर की जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी रहे, क्लीन एयर रहे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन इंसेक्ट्स यूज वेरियस साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जो धरती है उस पर जो है सभी तरीके के बर्ड्स, एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पीयर ग्रुप के जो भी कहेंगे मेंबर्स हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाउ डू फिश गिव अलार्म कॉल्स टू कम्युनिकेट? तो इसका इजी सा आंसर है कि जब फिशेज होती हैं वो अलार्म करती हैं, उसके लिए क्या करती है, वे कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है छोड़ती हैं, जिससे बाकी सारी मछलियां जो है, फिशेज जो हैं वो एक्टिव मोड में आ जाती हैं, ठीक है। वे खतरे को ऐसी कोई डेंजर सिचुएशन आती है तो उसमें वो जो है अलर्ट हो जाती है। तो फिश एक दूसरे को अलार्म करती हैं थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विशल नहीं करती, डांसिंग नहीं करती, फ्लैपिंग नहीं करती, नहीं, फर्स्ट हो जाएगा। विच एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड एनिमल? देखो यहां बात करें कैट, काउ एंड शीप, ये तीनों बच्चों पैट एनिमल है, पैट एनिमल, ठीक है। लॉयन जो है वो, जो आप देखी जानते ही हैं कि लॉयन जो है जंगली जानवर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्रुप ऑफ पीपल आर प्लांटिंग ट्रीज इन एन एम्प्टी फील्ड, व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट आर दे डूइंग? अब देखो क्या होता है कि जब हम ट्री प्लांटेज जो है ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली एक ऐसी जगह लेते हैं जहां जो बिल्कुल खाली पड़ी है और वहां पर हम पेड़ पौधे उगाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रॉइंग इकोसिस्टम। तो बच्चों पहला ही आंसर होगा इसका। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगाकर, खाली जगह में पेड़ पौधे उगाकर हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और देख लेते हैं क्या आंसर है, प्रोटेक्टिंग लैंड फिल्स, नहीं, ये दोनों गलत है, ठीक है। अब है एक्सटिंक्शन हैपन्स, इसका मतलब होता है कि एक्सटिंक्शन हैपन्स का मतलब होता है कि बिल्कुल ही गायब हो जाना, बिल्कुल गायब। When a particular animal or plant is no longer found alive in its natural habitat, इसका मतलब ये है कि जब कोई एनिमल या कोई प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में एक लंबे समय तक देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसको एक्सटिंक्ट की श्रेणी में डाल देते हैं। ये बच्चों हमें ये टॉपिक लेके आएंगे वीडियो में, ठीक है, कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। सबसे जो खतरनाक जो श्रेणी होती है
या फिर कैटेगरी होती है वो होती है एक्सटिंक्ट की। इससे ऊपर होता है क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये 3 4 5 कैटेगरीज होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ऐसा कोई भी जानवर या पौधा जिसको एक लंबे समय तक उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं देखा जाता है, तो उसको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। Which of the following animals faces an extremely high risk of extinction in the wild? तो इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं? तो ये बच्चों तीनों ही हैं। गंगा डॉल्फिन भी है और वन हॉर्न राइनो भी है और स्नो लेपर्ड भी है। अब सुनो, गंगा रिवर डॉल्फिन ये पाई जाती है हमारी गंगा रिवर में, ठीक है। और बेसिकली इसके लिए एक जगह याद रखनी है बच्चों, बिहार की एक जगह है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। क्यों कह रहा हूं भागलपुर? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए, ठीक है, एक डॉल्फिन फ्रंट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से हम कहेंगे कि भाई डॉल्फिन के लिए एक रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाए कि भाई गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए हमारे देश में किस राज्य में काम हो रहा है, तो बिहार के भागलपुर में इसके लिए एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया रिजर्व है। वन हॉर्न राइनो आए बात, तो बच्चों हम सीधा चलेंगे आसाम, और आसाम का काजीरंगा एक नेशनल फॉरेस्ट है। स्नो लेपर्ड जो है बच्चों, स्नो लेपर्ड पाया जाता है बेसिकली इन, बात करें तो हम इन हिली एरिया जैसे लद्दाख, कश्मीर या फिर उत्तराखंड के बिल्कुल अपर पार्ट ऑफ उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो वहां पर पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which day is observed on April 22nd to encourage environmental conservation? देखो यहाँ पर बात की गई है 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल जो होता है वो होता है अर्थ डे से रिलेटेड। यहाँ बच्चे ने लगाया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो होता है 5 जून। और इसके बाद आप याद रखेंगे 21 जून, 21 जून हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड योगा डे, ठीक है। ये इसका आंसर देगा फर्स्ट। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 22 मार्च को हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो मैनी शेडेड ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल विद अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन ऑन द टेल। अब यहाँ जो बात की गई आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि देखो, विद अ क्राउन ऑन द हेड, ये एक ऐसा बर्ड है, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है पिकॉक। पिकॉक के जो हेड होता है उसके ऊपर एक क्राउन टाइप का आपने देखा ही होगा, और उसकी टेल पर स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक जो है बहुत सारी शेडेड होती हैं, और कॉइन जैसे आपको जो है राउंड राउंड शेप दिखाई देगी। तो विच बर्ड इज मेंशन्ड हियर, तो हम कहेंगे पिकॉक, ठीक है। ऑस्ट्रिच के बारे में ये की बात याद रखने की, जो ऑस्ट्रिच जो है हम कहेंगे कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे फास्ट रन करने वाला बर्ड है, और इसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है, एग होता है। नेक्स्ट, डेज ऑफ एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, जो हम एनवायरमेंट से रिलेटेड जो डेज मनाते हैं उनकी महत्व इसलिए है क्योंकि वो याद दिलाते हैं क्या, कि हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है एंड टू एक्ट फॉर अ हेल्दी प्लेनेट, और हमारी जो भी एक्टिविटी होगी वो हमारे प्लेनेट को हेल्दी बनाने के लिए होगी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड वाटर डे? जब हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है? तो टू सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। नॉट ओनली रिवर्स बच्चों, इसमें लेक भी आ जाएंगी, इसमें हम कहें तो हमारे जो आइस कैप हैं ग्लेशियर पर वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो जितने भी हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो सब आएंगे। टू रिमाइंड पीपल टू कंजर्व वाटर, ये भी बात सही है। जो हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं तो इसका मेन इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंस यही है कि हमें याद दिलाता है कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, और साथ ही साथ ये भी याद दिलाता है कि हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना है।
तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which initiative is launched by the Indian government to promote cleanliness? Cleanliness मतलब स्वच्छता, साफ सफाई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया? स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका आंसर यही हो जाए। मेक इन इंडिया जो था बच्चों, वो प्रमोट करना चाहते थे हमारे यहाँ पर जो स्मॉल सेक्टर के जितने भी बिजनेस हैं, है ना, उसको डिजिटल इंडिया जो है बच्चों, हमारे यहाँ इंडिया को डिजिटलाइज करने की बात थी, जिसमें जैसे आप देखते हैं कि आप यूपीआई, फोन पे, ठीक है, और ये सब गूगल पे चलाते हैं, ये सब आते हैं डिजिटल इंडिया में। नेशनल सोलर मिशन ये था कि बच्चों हमारे यहाँ जो है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी का लोग जो है बढ़ चढ़कर यूज करें, और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी में जो सन है, सोलर जो एनर्जी है, वो सबसे बिगेस्ट सोर्स है हमारे लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द ओजोन लेयर इज ए बिग इनविजिबल शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ। बिल्कुल सही बात। जो ओजोन है, ओजोन लेयर है, वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। सही बात है। किससे? जो सन है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे। September 16th is commemorated to encourage the preservation of ozone layer and is termed as। अब देखो, इससे संबंधित जो है बच्चों, ओजोन लेयर से संबंधित 16 सितंबर एक डे मनाते हैं हम, जिसको हम वर्ल्ड ओजोन डे कहते हैं। ठीक है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि लोग जो है पोल्यूशन कम करें, और जो है हम अपनी जो ओजोन लेयर है उसको हम बचा सके। ठीक है। ग्रीन कंज्यूमर डे गलत, ग्रीन इंटरनेशनल अर्थ डे ये भी गलत, इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। 16 सितंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिशन लाइफ एक बार मैं बता देता हूं इसके बारे में क्या है। मिशन लाइफ जो है ये बच्चों 22 अक्टूबर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक जो है प्रोग्राम था। ठीक है। और इसको लॉन्च किया था भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे पीएम हैं। ठीक है। अब यहां लिखा है मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। कि मिशन लाइफ जो प्रोजेक्ट है वो एक इनिशिएट था, उसका एम था कि प्रमोट करना है किसको? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करनी है जिससे हमारा एनवायरनमेंट बच सके। हाउ मेनी लाइफ थीम्स आर देयर? उसमें कितनी थीम्स थी? अब यहाँ बच्चे ने लिखा है 5। ये बच्चों गलत है। इसके लिए थीम थी 7। 7 थीम्स में क्या क्या आएगा? 7 थीम्स में आएगा सेव वाटर और सेव एनर्जी, ये हो गया। और इसके बाद है नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ये हो गया है। इसके बाद है रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट हो गया है। इसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ जगह नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं। इसके बाद हम लिखेंगे रिड्यूस ई वेस्ट, और इसके बाद हम लिखेंगे अडोप्ट सस्टेनेबल फूड एंड अडोप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। ये सब बच्चों आएंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नाउ नेक्स्ट इज मिशन लाइफ इज एन इनिशिएटिव एम टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। व्हाट डज लाइफ स्टैंड फॉर? लाइफ मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है। आगे चलते हैं। हु लॉन्च्ड मिशन लाइफ इन इंडिया? तो प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम आर पार्ट ऑफ मिशन लाइफ?
रिड्यूस वेस्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर, ये तीनों हम ऊपर डिस्कस कर चुके बच्चों, सेव वाटर, सेव एनर्जी और रिड्यूस वेस्ट। तो इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हनी बीज प्रोड्यूस हनी, बिल्कुल सही बात है, हनी जो है तैयार होता है हनी बीज से। विच एडिशनल एक्टिविटीज डू दे डू टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, हनी प्रोड्यूस करने के अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो होता है हनी बीज का वो है पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन के थ्रू जो है बच्चों ये जो है एनवायरनमेंट को या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती हैं। यदि बच्चों बात की जाए बायोडाइवर्सिटी से, एक दिन के लिए भी हनी बीज को गायब कर दिया तो बच्चों पेड़ पौधे जो है मुरझाना शुरू कर देंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोलिनेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, नए पेड़ पौधे नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। व्हीट, राइस, मेज फॉल इन विच कैटेगरी, तो ये गलत है बच्चों, पल्सिस नहीं, पल्सिस का मतलब तो होता है दाल, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ये सब अनाज है, व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, ये अनाज है, तो इनको हम सीरियल्स में लिखेंगे। व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ, अब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, सोयल भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है और न्यूट्रिएंट्स भी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं 50th क्वेश्चन, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, तो रूट्स के थ्रू आउट ये एब्जॉर्ब करते हैं। लीफी वेजिटेबल की बात की गई है, बनाना लीफी वेजिटेबल नहीं है, टोमेटो भी नहीं है, स्पिनच है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब दो क्वेश्चन बच गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्लांट्स दैट फाइट विद अदर फूड प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, की जो ऐसे प्लांट्स जो फाइट करते हैं विद अदर फूड प्लांट्स फॉर किस किस के लिए, न्यूट्रिशन, वाटर एंड स्पेस, आर नोन एज वीड्स। वीड्स को बोलते हैं जंगली घास, जंगली घास या फिर आपने सुना होगा खरपतवार, ऐसे पौधे जो दूसरे पेड़ पौधों के हक का भोजन, न्यूट्रिशन जो है खुद ले जाते हैं, तो उनको कहते हैं वीड्स। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द केस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट सही है, वी कैन शो मैनी सीड्स टुगेदर इन अ होल, ये गलत हो जाएगा बच्चों। यदि हम एक ही होल में मैनी सीड्स को ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो है कोई भी सीड्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। डिस्टेंस बिटवीन सीड्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल गलत है। यदि आपने बिल्कुल पास पास सारे सीड्स को जो है शोइंग कर दिया है तो इनमें से बच्चों आफ्टर सम टाइम्स ये पेड़ पौधे अपनी अपनी ग्रोथ के लिए एक दूसरे से ही फाइट करेंगे। ठीक है, सो अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पेड़ पौधों के बीच में जो है डिस्टेंस रखनी है। वी विल हैव गुड क्वांटिटी ऑफ फूड इफ वी शो मैनी सीड्स टुगेदर, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट बच गया बच्चों इसका, शोइंग राइट नंबर ऑफ सीड्स एट राइट डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग ए गुड प्रोडक्शन। हमें क्या करना है कि हमें बहुत ज्यादा सीड्स एक जगह नहीं बोने हैं, लगाने हैं, शोइंग नहीं करना है, डिस्टेंस अच्छी रखनी है और एक राइट नंबर ऑफ सीड्स हमने यूज करने हैं, उससे क्या होगा, हमें गुड प्रोडक्शन मिलेगी। सो बच्चों ये थे हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 26 से 50 तक। आई होप आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर समझ आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।